नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में विज्ञान में हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं आपको ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र हल 2016 का ये करवा रहा था। 2016 में जो बोर्ड का प्रश्न पत्र आया था वो हल करवा रहा था। तो इससे पिछली वीडियो तक का मैंने आपको 18 तक क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र के हल करवाए थे। आज हम जो है इस वीडियो में 19 नंबर 19 का कॉ जो है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला 19 का कॉ क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल आपने रासायनिक समीकरण लिखना है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले आप C2H5OH होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी बांट सकते हैं, CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना है। तो इसमें जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। और इसके साथ इसको 443 केल्विन पर गर्म करने पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन में जो है ये परिवर्तित हो जाता है और उसके साथ जल जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। फिर 19वें का ख क्वेश्चन है, एथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। तो एथेनॉल के दो उपयोग होते हैं, विलायक के रूप में एज ए सॉल्वेंट और ईंधन के रूप में एज ए फ्यूल। फिर 19वें का गौ क्वेश्चन है, एथेनॉल अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसको एथेनोइक अम्ल पढ़ा जाता है। इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट कह रहा है तो NaSCO3, खाली सोडियम कार्बोनेट कह रहा है तो Na2CO3 होता, और सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है तो NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन हम करेंगे, ठीक है। CH3COOH की NaHCO3 के साथ तो हमारा बनेगा CH3COO, यानी कि जो ये H है ये हट जाएगा, इसका ये जो आयन है ये हट जाएगा, उसके स्थान पर Na आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3COONA, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट। इसको ये हो गया Na सोडियम और इसको पढ़ा जाएगा एसीटेट CH3COO, ठीक है। उसके साथ साथ जल यानी कि H2O और CO2, ठीक। ये H और ये H दो H हो गए और इसका एक O मिल जाएगा साथ, तो क्या हो गया H2O और CO, एक इसका O कम हो गया तो CO2। तो इस तरह से जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बाहर निकलते हैं इससे अभिक्रिया में। फिर अगला है 20वें का कॉ क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर है, 20 का कॉ। संक्षारण को एक उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि कोरिजन क्या है करके उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, ठीक है। तो संक्षारण ऐसे हेडिंग डालेंगे, किसी धातु का अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आने पर धातु में जंग आने पर जो है धातु में जंग लग जाता है। जंग लगने की यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। यानी कि कोई भी धातु जो किसी एसिड के या नमी के या आर्द्रता के या जल के संपर्क में आ जाती है तो उस धातु पर जो है जंग लग जाता है। तो जंग लगने की यह प्रक्रिया जो होती है वो संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के लिए नमी के संपर्क में आने पर जो लोहे में जो है जंग का लगना, तो ये उदाहरण है उसका। तो 20वें का ख क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा MgO का निर्माण दर्शाइए। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होते हैं तो उसके पश्चात जो MgO यौगिक है ये कैसे निर्मित होता है ये हमने बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2, पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 8, तीसरे कक्षक में 2। और ऑक्सीजन का होता है क्योंकि ये MgO दो जो यौगिक है दो तत्वों से मिलकर बनना है। और O का होता है 2 और 6 क्योंकि ये 8वें नंबर पर होता है, ठीक है। ये होता है 12वें नंबर पे और ये होता है कितने नंबर पे, 8वें नंबर पे। नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक आता है और ऊपर परमाणु भार आता है, ठीक है। अब इनको हम एक दूसरे के आमने सामने रख लेंगे, Mg+O कर लेंगे। Mg के अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको यहाँ पर नोट करेंगे, इस ऐसे जैसे मैंने ये संकेत दिए हैं। और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हैं, तो इनको इन संकेतों की तरह प्रदर्शित करेंगे। अब क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके कक्षक जो है पूरे भरे हुए हैं, जैसे 2 और 8 पूरे भरे हैं, तो इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है दान करने के लिए 2, और इसके कक्षक को पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। एरो लगाएंगे इस तरह से आप Mg और O लिखेंगे और इसके जो है इन संकेतों को बनाएंगे 6 और Mg के जो संकेत होंगे उसके साथ चले जाएंगे। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Mg बीच में ये ऐसे डैश बनेगा, O Mg पे 2+ होंगे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है
और O पे 2 माइनस होंगे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से या इस तरह से जो है इन दोनों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, 20वें का एक गौ क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। अब हमको यौगिक दिया है, देखिए CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले तो हम इसमें ग्रुप पहचानेंगे, ग्रुप कौन सा है। अब C डबल बॉन्ड O कह रहा है तो इसमें कीटोन ग्रुप है। ठीक है, कीटोन ग्रुप है तो इसका जो लग्न होता है वो होता है ओन। ठीक, तो इसमें हम देख लेंगे C की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कि मैथे एथे प्रोपे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपे नॉन, ऑन होता है ना उसका अनुलग्न, तो प्रोपे नॉन। अब 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दूसरे नंबर पर जुड़ा है, सी के साथ जो ओ है वो दूसरे नंबर पर जुड़ा है, इसलिए इसको प्रोपे नॉन 2 लिखा गया है। दूसरा यौगिक हमको ये दिया गया है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले इसको हम ग्रुप पहचानेंगे, तो हम ये ग्रुप क्या है देखिए, इसमें इसमें कीटोन ग्रुप नहीं है, इसके साथ OH ग्रुप भी जुड़ा है और C डबल बॉन्ड O भी है, तो ये ग्रुप हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया ये। ठीक है, यानी कि COOH, इसको हम ग्रुप को इस तरह से पहचानेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हम देखेंगे इसमें C की संख्या कितनी है कार्बनों की, 1 है, तो ये क्या हो गया मैथे। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका मैथेनोइक एसिड यानी मैथेनोइक अम्ल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि वस्तु का आकार हमको दिया है 3 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी है हमको 15 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण कह रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको वस्तु की दर्पण से दूरी भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तु का आकार लिख लेंगे, वस्तु के आकार को हम H1 से शो करते हैं। ठीक है, H1, तो ये है 3 सेंटीमीटर, और वस्तु की दर्पण से दूरी को U से शो करते हैं, स्मॉल u से, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए -20 सेंटीमीटर लिखा है। फोकस दूरी F बराबर, इसको भी हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, तो -15 सेंटीमीटर हमको जो दिया हुआ है। अब हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमको इसमें दर्पण बोला गया है, अवतल दर्पण, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/u + 1/v = 1/f। अब जो भी चीज़ें हमको दी हैं उन मानों को हम इसमें रख देंगे। पहले जो चीज़ हमने निकालनी है उसको हम पहले अलग कर लेते हैं, यानी हमने प्रतिबिंब की प्रकृति आकार ज्ञात करना है, तो 1/v = हो गया 1/f - 1/u। तो f की जगह पे हम कितना रख देंगे, -15, और u की जगह पे -20 रख देंगे। तो ये माइनस का तो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 60 आ गया, ये हो गया आपका 20, तो कितना 15 4 जा 60 हो गया, यानी कि माइनस का आया, और 20 3 जा 60 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 आया तो प्लस का आएगा। ठीक है, -4 + 3/60, तो 1/v = क्या हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान माइनस का अंक ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो -1/60 आ गया। तो खाली ओनली v = क्या आएगा, v = हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। पर्दे को दर्पण के आगे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखना चाहिए। अब इसका आवर्धन हम ज्ञात करेंगे क्योंकि हमको वस्तु की जो है दूरी, वस्तु की जो है वस्तु का आकार भी दिया था, तो आवर्धन किस तरह से ज्ञात करेंगे, दर्पण का आवर्धन होता है m बराबर -v/u = क्या हो गया, H2/H1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आवर्धन ज्ञात करने का, इसका दर्पण का आवर्धन ज्ञात करने का। तो हमने H2 यानी कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है, तो H2 = क्या हो जाएगा, H2 = -v/u × H1, जो इसके साथ में H1 होगा वो इंटू में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल करेंगे, माइनस का माइनस साइन आएगा, v की जगह पे हमने अभी निकाला है -60, और u की जगह पे हमको -20 दिया गया था, तो ये माइनस से माइनस कट आउट हो गया, 20 × 60, तो माइनस का 3 आया, ये इंटू 3, वस्तु का आकार हमको 3 दिया गया था, ये 3 लिखा है, तो 3 × 9, यानी कि माइनस का 9 सेंटीमीटर हमको ये मान मिल गया इसका। क्योंकि जो है H2 यानी जो प्रतिबिंब का आकार है का मान है वो ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस में आया, अतः प्रतिबिंब ये क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा, तथा प्रतिबिंब का आकार 9 सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब का आकार होगा 9 सेंटीमीटर होगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की, वास्तविक और उल्टी होगी, क्योंकि ऋणात्मक में निकला हुआ है।
ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको 22 से बताऊँगा, ठीक है। जो इसी 2016 का प्रश्न पत्र है, इसी के ही 22वें क्वेश्चन से मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।